आज जैसे ही अंकित दफ्तर से लौटा तो उसकी पत्नी तन्वी उस पर बरसने को जैसे तैयार खड़ी थी। अभी अभी किटी पार्टी से लौटकर जो आ रही थी। अजी, तुमसे शादी करके तो मेरे कर्म फूट गए। तुम जानते हो आज मेरी सारी सहेलियों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मेरी सारी सहेलियां अपने सोने के गहने दिखा रही थी और मेरे पास तो एक चांदी की अंगूठी तक नहीं थी दिखाने को। चलो माना तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुझे गहने लेकर दे सको, लेकिन कम से कम हर हफ्ते एक फिल्म दिखाने तो लेकर जा ही सकते हो या नहीं? क्या हम हफ्ते में एक बार बाहर खाना तक नहीं खा सकते? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि इस जन्म में तुम मेरे शौक भी पूरे कर पाओगे या नहीं। तभी बाहर से अंकित के पिता प्यारे लाल जी की आवाज़ आई, बेटा हमारी दवाई खत्म हो गई है, कल दफ्तर से आते हुए लेते आना। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी और पिता की बातें सुनकर अंकित अपना सर पकड़कर बैठ गया। तुम लोगों की मांगे पूरी करते करते तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। उसी समय अंकित ने अपने छोटे भाई रवि को फोन लगाया। कहने लगा, रवि तुम तो विदेश जाकर आराम से नौकरी कर रहे हो और खूब धन कमा रहे हो। यहाँ माँ बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरा अपना भी परिवार है जिसे मुझे भी समय देना होता है? यहाँ सारा दिन माँ बाबूजी की फरमाइशें लगी रहती हैं। अपने परिवार के लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। क्या तुम थोड़ा समय नहीं निकाल सकते कि पिताजी की रिटायरमेंट पर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सको? तुम तो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी में ही मस्त हो गए हो। यहाँ माँ बाबूजी की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थक गया हूँ और उधर तुम्हारी भाभी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। तुम्हें तो मालूम है कि औरतों को अगर शॉपिंग ना करवाओ, ना मूवी दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करने को कहो तो पति का जीना मुहाल कर देती हैं। कम से कम माँ बाबूजी से मिलने के लिए ही सही थोड़ा सा समय निकाल कर आ जाओ। अंकित अपने छोटे भाई रवि से कहता है तो रवि ने कहा, अरे भैया ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता या मुझे आप सभी की याद नहीं आती, परंतु अपनी नौकरी के काम में मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त चल रहा था, जिस कारण मैं भारत नहीं आ पाया। मेरा भी बहुत दिल करता है माँ और बाबूजी के साथ कुछ समय बिताने का, लेकिन क्या करूँ, इतनी मेहनत आखिर अपने माँ बाबूजी के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर भारत आने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर रवि ने फ़ोन रख दिया। इधर अंकित ने भी अपने छोटे भाई की बात सुनकर थोड़ी चैन की सांस ली। अंकित ने जैसे ही फ़ोन रखा तो उसकी पत्नी तन्वी बोली, क्या कहा तुम्हारे भाई ने, कब आ रहा है? अब तो पूरा 1 साल होने को आया है, कुछ ना कुछ उपहार तो हमारे लिए भी लेकर आएंगे और पूरे साल भर में जो पैसा कमाया होगा उसमें से कुछ तो हमें भी देकर जाएंगे। अकेले रह रहे हैं तो पैसा तो इकट्ठा हो ही गया होगा। तन्वी की बात सुनकर अंकित बोला, तुम्हें क्या लगता है कि जितना पैसा उसने कमाया है वह सारा का सारा पैसा तुम्हारी झोली में डाल देगा? वह कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे तुम बहला फुसला कर सारे पैसे निकलवा लोगी। कहने को तो उसने कह दिया कि मैं माँ बाबूजी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन जब पैसे लगाने की बारी आएगी तो मुझे मालूम है कि वह भी पीछे हट जाएगा। लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ कि अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो सारा खर्चा उसे उठाना पड़ेगा। मैंने यहाँ कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा, मुझे भी अपने परिवार और बच्चों की चिंता है। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक रवि यहाँ रहेगा तुम्हें माँ बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना है। उन्हें समय पर दवाई और खाना पीना देना है ताकि उसे भी लगे कि हम माँ और बाबूजी की कितनी सेवा करते हैं, उन पर कितना खर्च करते हैं। तभी तन्वी कुछ दिनों में बाबूजी रिटायर भी होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट का पैसा हर हाल में मुझे अपने पास चाहिए। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। अब मुझे इस छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर एक अच्छा सा घर खरीदना है। कुछ फायदा तो हमारा भी होना चाहिए। 2 दिन बीते तो अंकित ने अपने पिता प्यारे लाल जी से बात की और बोला, बाबूजी इस महीने की 31 तारीख को आप रिटायर हो रहे हैं और कुछ दिनों में रवि भी आने वाला है। रवि के आने की बात सुनकर प्यारे लाल जी और उसकी पत्नी सीमा जी बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तूने अपने भाई को भी बुला लिया। देखो जी, हमारा बेटा हमारे बारे में कितना सोचता है। आपके रिटायरमेंट की तैयारी वह अभी से कर रहा है। तभी अंकित बोला, माँ वह सब तो ठीक है, पर यह तो सोची कि वह ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े शहर में रहता है
जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा केवल 2 कमरों का घर है और उसमें भी हर जगह सामान भरा हुआ है। अब आप ही बताइए, इतने छोटे से घर में हम सब लोग कैसे रह पाएंगे। अब वह हमारे बारे में इतना सोचता है तो हमें भी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी तो बनती ही है। अंकित की बात सुनकर सीमा जी बोली, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है अब हमें शहर में एक अच्छा सा मकान खरीद लेना चाहिए, जहां हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। अपने बेटे की बात सुनकर सीमा जी बोली, वह तो ठीक है बेटा, लेकिन इन सब में तो बहुत पैसा चाहिए होगा। तभी अंकित ने कहा, मैं वो सोच रहा था कि बाबूजी के रिटायरमेंट के जो पैसे आने वाले हैं, अगर वह मुझे दे देते तो मैं एक बड़ा सा मकान खरीद लेता हूँ। कुछ पैसे तो मैंने भी इकट्ठे किए हुए हैं। अब आप ही सोचिए, कल को जब रवि की शादी होगी तो उसके परिवार के रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ मिलकर एक घर में रहें। अपने बेटे की बात सुनकर सीमा जी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि कितना अच्छा है मेरा बेटा, जो घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में इतना कुछ सोच रहा है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने पति प्यारे लाल जी से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ कि अंकित की सोच बिल्कुल सही है। आप अपने दफ्तर में बात करके देखिए, अगर कुछ पैसे पहले मिल जाते हैं तो अंकित रवि के आने से पहले ही एक बढ़िया सा मकान देख लेगा। रवि कितना खुश हो जाएगा। तभी प्यारे लाल जी बोले, अरे सीमा, रिटायरमेंट से पहले पैसे मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, और वैसे भी घर कुछ दिनों में तो नहीं बनता। घर बनाने में तो महीनों लग जाते हैं और रवि कुछ ही दिनों में आता होगा। इतनी जल्दी यह सब होना आसान नहीं है। तभी अंकित ने कहा, बाबूजी इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए, आजकल बहुत बढ़िया मकान बने बनाए मिल जाते हैं। इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। अपनी पत्नी और बेटे के बार बार कहने पर प्यारे लाल जी ने अपने ऑफिस में रिटायरमेंट से पहले ही पैसे निकलवाने की अर्जी दे दी। उनका ऑफिस में पहले का व्यवहार और उनकी जिम्मेदारी, ईमानदारी और उनकी छवि को देखते हुए उनके पैसों का इंतज़ाम करवा दिया गया। पैसे मिलते ही अंकित ने देर करना उचित नहीं समझा। घर तो उसने पहले से ही ढूंढा हुआ था, परंतु अपने माँ बाप जी के सामने केवल औपचारिकता निभा रहा था। कुछ ही दिनों में अंकित ने जो मकान देखा हुआ था अपने माँ बाप जी को भी दिखाने के लिए लेकर गया। बड़ा सा मकान देखकर प्यारे लाल जी और सीमा जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वे दोनों सोचने लगे कि हमारे जीवन भर कष्ट झेलते हुए बहुत मुश्किलों से गुजारा किया था, चलो अब बुढ़ापा तो आराम से कटेगा। इस बड़े से घर के हॉल में खड़े हुए सीमा जी अपने बेटे अंकित से कहने लगी, बेटा घर तो बहुत शानदार है। ऐसा कहते हुए वह घर के बाकी कमरों को देखने के लिए चली गई। तभी तन्वी ने अपने पति अंकित से कहा, सुनिए जी, क्या यह घर आप अपने माँ बाबूजी के नाम पर लेंगे? तभी अंकित बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं यह घर उनके नाम पर क्यों लेने लगा? यह घर तो मैं तुम्हारे नाम पर लूँगा। यह बात सुनकर तन्वी बहुत खुश हो गई। घर पहुंचकर अंकित ने प्यारे लाल जी से कहा, बाबूजी यह पुराना घर तो हम बेच देंगे, इसलिए आप इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। इस समय प्यारे लाल जी और सीमा जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, यह सोचते हुए कि सारा परिवार एक साथ एक ही घर में रहेगा। दिन बीतने लगे और प्यारे लाल जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया, और उधर रवि भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया और अपने साथ परिवार के सभी लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। नए घर में पहुंचकर रवि ने अंकित से कहा, भैया आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उस मकान में तो हमारा बचपन बीता था ना, और आपने नया घर लिया भी तो मुझे खबर तक नहीं दी। इससे पहले कि अंकित कुछ बोलता, तन्वी अपने देवर से बोली, अरे देवर जी, आपके लिए तो हमने इतना बड़ा मकान खरीदा है, अब आपकी शादी भी होगी तो मेरी देवरानी पुराने मकान में थोड़ी ना आएगी। अब इस घर में हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। फिर अपने खर्चों की रसीदें दिखाते हुए उसने अपने देवर से कहा, ये देखिए देवर जी, हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, अब तो सारा पैसा ही खत्म होने को आया है। अभी तो पूरे घर के लिए फर्नीचर खरीदना है, माँ बाबूजी के कमरे के लिए नया पलंग खरीदना है, और आपके भतीजे के कमरे में भी तो छोटा बेड और स्टडी टेबल खरीदनी है। लेकिन अभी तो महीने का खर्च निकालना ही मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगता है कि यह सामान आने में सालों लग जाएंगे। तभी रवि ने कहा, लेकिन भाभी मकान पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी?
अपने बेटे की बात पर सीमा जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, मकान के लिए तो तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे दिए हैं और फिर पुराना मकान भी तो बेचा है ना। और हाँ, थोड़ा बहुत पैसा तुम्हारे भाई ने भी खर्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीमा जी की बात सुनकर उनकी बहू तन्वी अपनी सास को तिरछी नज़रों से देखने लगी, फिर मुंह बनाकर वहां से चली गई। रिटायरमेंट के बाद प्यारे लाल जी घर में बैठ गए तो उनके छोटे बेटे रवि ने कहा, बाबूजी, अब तो भैया की यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है, अब आप लोग मेरे साथ चल कर रहिए, मैं भी वहाँ पर अकेला रहता हूँ। इस समय तन्वी झट से बोली, अरे देवर जी, माँ बाबूजी के आप यहीं रहने दीजिए। अब आप ही बताइए, आपके आने जाने का तो कोई समय है नहीं, फिर आप इतना ख्याल कैसे रखेंगे इनका। यहाँ तो कम से कम 2 लोग तो मिलने आ जाते हैं बातें करने के लिए। तभी सीमा जी बोली, बहू सही कह रही है बेटा, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर हम तेरे साथ चलेंगे। इस समय जैसे ही तन्वी किचन में गई तभी अंकित पीछे से आया और बोला, अच्छा भला तो यह लोग यहाँ से जा रहे थे, हमें छुटकारा मिल रहा था, तुमने उन्हें रोक क्यों लिया। अरे आप समझते क्यों नहीं, बाबूजी के हर महीने की पेंशन आएगी, वह भी तो हमें चाहिए, और फिर घर की देखभाल और घर का काम करने के लिए अब मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना रखूंगी। इतनी बात करके वे दोनों किचन से बाहर आ गए। तभी रवि अपनी माँ सीमा जी से बोला, माँ, यदि आप मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे रहते आपको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी समय तन्वी बोली, अब क्या बताऊं देवर जी, अब बाबूजी की कमाई तो आएगी नहीं और बुढ़ापे में 100 तरह के खर्च होते रहते हैं, आपके भैया क्या क्या संभालेंगे, बच्चों की पढ़ाई के भी कितने खर्चे होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर रवि ने तुरंत 50,000 का एक चेक भर के अपने भाई की तरफ बढ़ा दिया और बोला, भैया, मैं हर महीने आपके पास पैसे भेजता रहूँगा, वैसे पापा के रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खर्च होना चाहिए। जैसे ही रवि ने चेक आगे बढ़ाया उसी समय सीमा ने चेक को लपक लिया। चेक देकर रवि वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक अच्छा चलता रहा। तन्वी अपने सास ससुर से मिश्री घुली बातें करके सारे काम करवा लिया करती थी। एक दिन अंकित अपने पिता से बोला, बाबूजी, आपको बार बार बैंक में आने जाने में कितनी दिक्कत हो जाती है, मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों का एक ही बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं ही संभाल लिया करूँगा। प्यारे लाल जी को यह बात ठीक लगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अंकित तो जैसे ही इसी मौके की तलाश में था, उसने अपने पिताजी के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 महीना बीता, तन्वी सीमा जी से बोली, माँ जी, क्या बाबूजी ने बैंक से पेंशन के पैसे निकलवाए हैं। तो सीमा जी बोली, हाँ बहू, कल तुम्हारे बाबूजी उसी रास्ते से गए थे तो सोचा अपनी पेंशन निकलवा लाएं। यह सुनकर तन्वी बोली, माँ जी, आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो घर का राशन, सब्जी, दूध, यह सब बाबूजी को ही लाने के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि अंकित के पास वक्त ही नहीं होता और ऊपर से पैसों की भी तंगी चल रही है। इतना कहकर तन्वी वहाँ से चली गई। सीमा जी ने यह सब बातें अपने पति प्यारे लाल जी को बताई। प्यारे लाल जी ने तन्वी से बोला, बहू, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब रवि पैसे भेज रहा है फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है। अब इससे ज़्यादा खर्च तो मैं भी नहीं कर सकता, हम दोनों की दवाई का खर्च भी होता है। इतनी बात सुनकर तन्वी गुस्से से तिलमिलाई और भड़कते हुए बोली, बाबूजी, आप क्या चाहते हैं, जो पैसे हम देवर जी से लेते हैं उनका हम आपको हिसाब देते रहें। फिर इतने साल हमने आप लोगों के लिए जो कुछ भी किया उसका तो हमें भी हिसाब नहीं मांगा। वे दोनों यह बातें सुनकर हैरान रह गए। एक दिन जब प्यारे लाल जी सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। उनकी यह हालत देखकर सीमा जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ समझने से रही, क्यों ना आप अंकित से बात करें कि आपसे अब यह सब नहीं होगा। अब यह बात चल ही रही थी कि इतने में तन्वी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, आज काम वाली बाई नहीं आएगी तो रसोई में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, उन्हें साफ कर दीजिएगा, और मशीन में कपड़े भी धुल गए होंगे तो उन्हें भी पानी से निकाल कर सूखने डाल दीजिएगा, मैं पार्लर से होकर आती हूँ। ऐसा कहकर तन्वी चली गई और सीमा जी सोचने लगी कि पहले तो बहू प्यार से काम करने को कहती थी, लेकिन अब उसमें भी रौब जताती है। धीरे धीरे सीमा जी और प्यारे लाल जी की हालत बद से बदतर होने लगी थी। एक तो बेटा था जो उनकी बात नहीं सुनता था और ऊपर से बहू के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।
एक दिन सीमा जी अपने पति प्यारे लाल जी से बोली, इससे तो अच्छा होता कि हम लोग रवि के साथ ही चले जाते, लेकिन आजकल तो वह भी फोन नहीं करता। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। दरवाजे पर कान लगाए तन्वी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने कमरे में जाकर अपने पति अंकित को सब बात सुनाई, लेकिन वे दोनों अपने माँ बाबूजी को रवि के पास भेजना नहीं चाहते थे। यदि वे ऐसा करते तो न तो उन्हें बाबूजी की पेंशन मिलती और न ही रवि उनके पास पैसे भेजता। फिर दोनों ने योजना बनाई कि माँ बाबूजी से कैसे छुटकारा पाया जाए। अगले दिन अंकित बोला, बाबूजी, रवि का फोन आया था, उसने आपको अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों का टिकट करवा दूँ, आप क्या कहते हैं? अंकित की बात सुनकर वे दोनों खुश हो गए और बोले, हाँ बेटा, यही सही रहेगा। ठीक है बाबूजी, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम 2 दिन में ही निकलेंगे। ऐसा कहते हुए अंकित अपनी पत्नी तन्वी की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। अगले दिन जब वे दोनों जाने की तैयारी करने लगे थे तो तन्वी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप इतना सोना पहनकर कहाँ जाएंगी? आप ऐसा कीजिए, अपने जेवर और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें संभाल कर रख लूँगी। सीमा जी ने उसकी चालाकी समझे बिना उसे चाबी दे दी। अगले दिन सुबह अंकित उन दोनों को लेकर मुंबई के एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए निकल गया। तभी प्यारे लाल जी बोले, बेटा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तो दिल्ली ज़्यादा नज़दीक पड़ता है ना, फिर मुंबई से फ्लाइट पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? यह बात सुनकर अंकित ने अपने पिताजी से कहा, दिल्ली से फ्लाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। मैं यहाँ से आपको फ्लाइट में बिठा दूंगा, वहाँ से रवि आपको उतार लेगा। वहाँ पहुँचकर अंकित ने उन्हें कहा, आप लोग यहीं बैठिए, मैं ज़रा इंक्वायरी करके आता हूँ। इतना कहकर अंकित वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब 1 घंटे के बाद प्यारे लाल जी बोले, बहुत समय हो गया, अंकित अभी तक लौटकर नहीं आया। तो सीमा जी बोली, अरे आपको क्या पता कि कितना समय लगता है? हमने पहले कभी कोई फ्लाइट पकड़ी है क्या? इंतजार करते करते रात होने लगी, लेकिन अंकित का कुछ अता पता नहीं था। परेशान होकर सीमा जी बोली, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता हो रही है, वह ठीक तो होगा ना? इतना सुनते ही प्यारे लाल जी ने कहा, हमारा अंकित बच्चा तो नहीं है कि कहीं गुम हो जाएगा, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल आए और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, परंतु इतने बड़े शहर में कहाँ किसी को एक दूसरे की पड़ी थी। सीमा जी अपने साथ जो खाना बनाकर लाई थी, उन्होंने वही खाना खोला और वे दोनों खाना खाने लगे। फिर वहीं अखबार बिछाकर लेट गए। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो प्यारे लाल जी अपनी पत्नी से बोले, अब हमारा बेटा नहीं आएगा, उसने हमारे साथ छल किया है, अपने शहर से इतनी दूर इस महानगर में हमें छोड़कर चला गया है। इस समय सीमा जी बोली, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि आप अपने पास एक मोबाइल फ़ोन रखा कीजिए, लेकिन आप मानते ही नहीं। चलिए अब अपनी डायरी निकालिए और उसमें से रवि का नंबर निकाल कर उसे फ़ोन लगाते हैं। सीमा जी के कहने पर जैसे ही प्यारे लाल जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब में उनकी पॉकेट डायरी भी नहीं थी। यह देखकर वह हैरान रह गई। घर से कितनी दूर, अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे लोग वापस जा सके। इधर अंकित और तन्वी अपने घर में खूब मज़े से रह रहे थे। जब रवि का फ़ोन आता और अपने माँ बाबूजी के बारे में पूछता तो तन्वी ने कहा, हमने माँ बाबूजी को 4 धाम की यात्रा पर भेजा है, उन्हें आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। खैर कुछ दिन बीते तो रवि अपने काम के सिलसिले से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आया। जैसे वह एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक आवाज़ ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, बाबूजी, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, 10 रुपए की 2 पेन हैं, खरीद लेंगे तो इस भूखे को भी कुछ खाने को मिल जाएगा। रवि ने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने बूढ़े पिता को आज तक उसने केवल सम्मान से सिर उठाकर जीते हुए देखा था। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसकी नज़रें झुक गई। बगल में देखा तो उसकी माँ चिप्स के पैकेट लिए लोगों को खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। उनकी और गया तो प्यारे लाल जी बोले, हाँ हाँ बाबूजी, आओ, ये 10 के पेन 2 हैं। इतना कहते हुए उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी आवाज़ मानो गले में ही रुक गई और वे अचानक अपने बेटे रवि को अपने सामने देखकर एक मायूस बच्चे की तरह फफक फफक कर रो पड़े। अपने माँ बाबूजी को अपनी बाहों में समेट लिया। माँ बाबूजी, आप लोगों की ऐसी हालत और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे को सामने देखकर सीमा जी खुद को संभाल नहीं पाई और जोरों जोरों से रोने लगी।
प्यारे लाल जी ने उसे सारी घटना से अवगत करा दिया। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपने माँ बाबूजी को भरपेट खाना खिलाया और फिर उन्हें अपने साथ लेकर घर के लिए निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर आकर जैसे ही रवि ने दस्तक दी, उसे देखकर तन्वी और अंकित के होश उड़ गए। और तुम यहाँ अचानक? रवि को सामने देखकर तो जैसे उनके होश ही उड़ गए। लेकिन माँ बाबूजी तो अभी तक नहीं आए। तो रवि बोला, तो क्या हुआ? घर तो मेरे माँ बाबूजी का ही है, क्या मैं बिना बताए अपने घर में भी नहीं आ सकता? तन्वी बोली, क्यों नहीं देवर जी, यह बताइए इस बार आपकी भाभी के लिए कौन सा उपहार लेकर आए हैं? रवि ने कहा, ऐसा लेकर आया हूँ कि एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जरा दरवाजे की तरफ देखिए। ऐसा सुनकर तन्वी ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी, उनके साथ साथ उसके सास ससुर भी खड़े थे। उन्हें देखकर जैसे ही अंकित उनकी ओर बढ़ा तो रवि ने एक जोर का तमाचा अंकित के मुंह पर जड़ दिया और बोला, बाबूजी से ही पैसे लेकर तुमने इतना बड़ा मकान बनाया और उन्हें ही बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें खर्च भेजता रहा, फिर भी तुमने यह बोझ लगने लगे। बस बहुत हुआ, इस हरकत के लिए तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तभी सीमा जी आगे बढ़ी और अपने बेटे और बहू को एक एक जोरदार तमाचा लगाया और बोली, क्या कमी रखी थी हमने अपनी परवरिश में, जो तुम इतने मतलबी हो गए? अपने माँ बाप को इतनी ठंड में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। फिर रवि बोला, शक तो मुझे पहले से ही था, इसलिए मैंने जितने भी पैसे तुम्हारे नाम पर भेजे थे उनकी एक एक रसीद मैंने संभाल कर रखी हुई है। और जो तुमने धोखाधड़ी से पिताजी के साइन करवाए थे, उनका ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था, धोखाधड़ी से पैसे निकलवाए थे, उसकी एक एक डिटेल मैंने निकलवा ली है। सब कुछ देखने के बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। धोखाधड़ी के मामले में अंकित को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन अपने पोते की वजह से उन दोनों ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया। कोर्ट का फैसला प्यारे लाल जी के हक में आया। प्यारे लाल जी ने उस मकान को बेचने का फैसला किया, जिसमें से आधे पैसे उन्होंने अपने पोते के नाम पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिए और बाकी के पैसे लेकर अपने बेटे के साथ विदेश चले गए। विदेश में जाकर उन्होंने एक अनाथ संस्कारी भारतीय लड़की से अपने बेटे का विवाह करवाया, जिसे उन्होंने माता पिता का प्यार दिया और बदले में उन्हें अपनी बहू की तरफ से पूरा प्यार सम्मान मिला जिसके वह हकदार थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।